हेलो मित्रों, आप सभी का पुनः एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। चलिए, तो आप भी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने विधानमंडल, जिसमें हमने विधानसभा, विधान परिषद और मंत्री परिषद के बारे में नोट्सों को देखा था। उसके बाद हमने 13 क्वेश्चन किए थे। आज हम आगे वाले क्वेश्चनों को करते हैं, और अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसे बाद में देख लेना, जब जो क्लास खत्म हो जाए ये वाली, तो उसके बाद में, या फिर आप इसे बाद में दे सकते हैं, उसे पहले दे सकते हैं, जैसे भी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से करना चाहें करिए। बट क्लास जरूर देखिए, इससे क्या होगा कि आपकी जो रेगुलरिटी है बनी रहेगी। मैं जो एक बात आपसे कह भी चुका हूँ कि पॉलिटी से संबंधित जो भी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए यूजीसी नेट के लिए। आईएएस में मैं यूपीएससी या पीसीएस के लिए अदर सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से उनका अध्ययन भी किया है। बट मैं ये आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा, मैं यूजीसी नेट के लिए सभी सब्जेक्ट पढ़ा दूँ, क्योंकि ना तो मेरी क्षमता है और ना मैं आपको पढ़ा ही पाऊंगा। यूजीसी के लिए या नेट के लिए जो भी अदर सब्जेक्ट हैं उसके लिए हम हायर करेंगे कोई ऐसा जो धुरंधर हो अपने सब्जेक्ट में, उसके लिए समय के अनुसार आगे। बट अभी मैं पॉलिटी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आपके लिए फर्स्ट पेपर के लिए भी मैं आपको पढ़ा दूंगा अच्छा नोट्स प्रिपेयर करके। तो नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जीडीसी मीडीसी, अभी उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आ रहा है, उसके लिए। इसके बाद हम सीधा वही क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। यूथ कंपटीशन की बुक आती है 7500 क्वेश्चन की, तो उसको हम एक एक अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे। तो आप बेतरक हो जाइए, मैं आपको एक एक चीज को सोल्व करवा दूंगा करंट अपडेट के साथ। पॉलिटी की जो करंट है वो भी करवा दूंगा यहाँ पे मैं। तो पॉलिटी से आप बेधड़क रहिए, वो धुरंधर बना दूंगा आपको कि आप मानेंगे कि हाँ कि हमने पॉलिटी पढ़ी है। रटने का बात छोड़ दिए, समझा के। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम 14 क्वेश्चन से विचार करेंगे और आगे देखते हैं कहाँ तक हम कर पाते हैं। तो राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राइट। और राज्यसभा का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। मैंने आपको एक ही चीज बता दी कि हम कंपेरिजन करके पढ़ेंगे, तो वो भी याद रहेगा। एक स्थायी सदन है, यहाँ पे डाउट हो जाएगा। बट अगर नॉर्मल माने कि तो अपन तो स्थायी सदन है, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता। देखिए, विघटन नहीं होता, या तो समाप्त होगा या फिर उत्साधन होगा। विघटन नहीं हो सकता। जैसे लोकसभा और विधानसभा का विघटन होता है, उसी तरीके से इसका भी विघटन नहीं हो सकता। जैसे राज्यसभा का विघटन नहीं होता, उसी तरीके से इसका विघटन नहीं हो सकता। वो उत्साधन या सृजन है, ध्यान रखिए, समाप्ति होती है उसकी, भंग नहीं किया जा सकता। तो पहला ये सेंटेंस हम देखेंगे पूरा, पहले आंसर हम देख लेते हैं कि पहला दूसरा हमारा सही है। तो देखिए यहाँ पे सही क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने जो आंसर दिया वो सी दे रहे हैं, मतलब ये बताना चाह रहा है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, उससे गलत दे रहा है। बट अभी देखेंगे, क्योंकि कार्यकाल 6 वर्ष ही होता है, पर गलत किस वजह से दे रहा है मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप देख लीजिए कि दूसरा, पांचवा, छठवा और आठवां सही है। तो दूसरा तो एक स्थायी सदन है, इसके 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो ये गलत है। इसके 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो दूसरा, पांचवा, 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो इसको सही दे रहा है वो। कहाँ का देखिए, छत्तीसगढ़ में पूछता है, बहुत टफ, मतलब पता नहीं क्या पूछता है। मैंने एक बार दिया था। छठवा, प्रतिवर्ष यानी 1/3 जो सदस्य हैं हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये तो हमने देखा ही था। इसके बाद उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, तो उपराज्य वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता राज्यों में, उपराज्यपाल यूटी में होता है। ठीक है, क्योंकि पता है इसको कहाँ से लिया है इसने, इस वजह से दिया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का
सभापति होता है, इस तरीके से वो कराएगा, और राज्यपाल भी सभापति होता है, तो नहीं, गलत है, ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। एक सेकंड, इस वजह से गलत दे रहा है वो, और वो गलत भी। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता है, थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन इस वजह से, ठीक है, क्योंकि इसका कार्यकाल कोई होता ही नहीं है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अपन। तो राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक विधान परिषद के सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या हमने देखा था विधानसभा की 1/3 ज्यादा से ज्यादा और न्यूनतम 40 हो सकती है। इसमें हमने देखा था कि 100 सदस्य उत्तर प्रदेश से, 75 सदस्य बिहार में होते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 169 है वो, उसके तहत किसी राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद विधि द्वारा, संसद साधारण बहुमत से, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, में राज्य में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का उपबंध कर सकती है। हमने देखा था कि अनुच्छेद 171 संरचना की बात करता है। 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की जो संरचना है वो इस प्रकार है, जब तक संसद विधि द्वारा, अन्यथा मतलब कोई अगर अलग उपबंध नहीं करती है तब तक की बात है ये। तो देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं। इसके यथासंभव जो 1/3 सदस्य हैं स्थानीय निकायों द्वारा, तो कितना बनवाई थड़ा 1/2 जो 12 सदस्य हैं वो 3 वर्ष से जो स्नातक कर रहे हैं उनके द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। 1/12 सदस्य जो 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे हैं, लोग जो माध्यमिक स्तर पर निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए, माध्यमिक स्तर से ऊंचे होने चाहिए। और 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इस तरीके से 1/3, 1/12, 1/12, 1/3। शेष जो सदस्यों का जो नामांकन है वो राज्यपाल करता है। यूपी में हमने देखा था कि 1/10 और बिहार में 1/6, जो आपको ध्यान रखना है, तो बिहार और यूपी को टारगेट कर रहा है। एमपी में अभी इसका प्रावधान नहीं है, प्रस्ताव पारित किया गया लेकिन आज तक गठित नहीं हुआ, कि द्वारा किया जाएगा जो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा, कभी कभी दे देता कि किसमें, तो कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों की जो संरचना अनुच्छेद 171(2) के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है, आरपीए रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, समय समय पर यथा संशोधित की धारा जो 10 है अनुसूचित 3 के प्रावधानों के अनुसार, ठीक है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, मतलब तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ से चुने जाते हैं। तो हमने देखा था कि स्थानीय निकायों या पंचायतों के सदस्य कितने, 1/3, शिक्षक 1/12, स्नातक 1/12, उद्योगपति तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसकी जगह अपन विधानसभा मान लेते हैं। विधानसभा से कितने थे, तो 1/3, ठीक है, और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। और देखिए ये कुछ प्रश्न कहाँ का है, तो बीपीएससी का 2022 में जिसने दिया हुआ। तो उद्योगपति श्रेणी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है, तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा को न तो भंग किया जा सकता न ही समाप्त किया जा सकता है। और लोकसभा और विधानसभा का तो समय समय पर निर्वाचन होता ही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 जब हम देखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, कई बार बता चुका हूं मैं आपको, फिर भी बता रहा हूं, के अनुसार संसद विधि द्वारा
किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन, उत्साधन मतलब समाप्त होता है, थोड़ा रेड शब्द है, सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। देखिए मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, मैं बता दूंगा आपको हिंदी में, बट यहाँ पे जो पेन है ना थोड़ी सी वैसी पेन लगाती है जी, तो इसे चलाने में दिक्कत होती है इस वजह से। कि विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के, तो दो चीज आपको ध्यान रखनी है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। ठीक है, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह भंग नहीं की जा सकती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका समापन या उत्साधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा तथा विधानसभा दोनों अस्थायी सदन है। तो जो लोकसभा है और जो विधानसभा है वो अस्थायी सदन है, क्योंकि इनका 5 वर्ष में होता है, और जब भी अगर पहले भी विघटन हो सकता है अगर मंत्रिपरिषद राज्यपाल को या राष्ट्रपति को सिफारिश करती है, ये भंग किए जा सकते हैं। वही राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा? स्थायी सदन है। इसे भी विधान परिषद की भांति भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको समाप्त करने का प्रावधान नहीं, मतलब राज्यसभा को समाप्त करने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, कभी कभी चर्चा भी चलती है कि राज्यसभा को समाप्त कर देते हैं हम या उसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो हारे हुए व्यक्ति की शरण स्थली बन गई है। इसके बाद राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो सदस्य का कार्यकाल पूछ रहा है, 6 वर्ष होता है। तो 6 वर्ष हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा, 4 वर्ष हमारे यहाँ पे कोई कार्यकाल नहीं है। जे यूएसए में जो प्रेसिडेंट है उसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष। ठीक है, हमारे पे 5 वर्ष में लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है 7 वर्ष, जैसा हमारे यहाँ पे भी कोई कार्यकाल नहीं। ठीक है, 7 वर्ष एक कार्यकाल शायद मैं समझ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में, आप कंफर्म कर लीजिए, लोकायुक्त तो शायद 7 वर्ष कार्यकाल, शायद कंफर्म करिए होता है कि नहीं होता, शायद होता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान 7वां संविधान संशोधन 1956 में उसके लिए उपबंध किया था। तो मध्य प्रदेश में 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रावधान किया गया था, बट अभी तक गठन नहीं किया गया, तो वो राज्य एमपी है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की स्थापना की गई थी, किंतु इसके लिए कोई तारीख नियत न किए जाने के कारण आज तक जैसे में ही नहीं आई। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं? चलिए आप कमेंट करके बताइए। वैसे तो आपने आंसर देख लिया होगा। तो हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में तो फिर हमने देखा था कि महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी है। हमने देखा था कि कर्नाटक में है, तो कर्नाटक का पड़ोसी, एक सेकंड, सॉरी उत्तर प्रदेश में देखा था, तो हमने उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देखा था बिहार। ठीक है, अगर हमने महाराष्ट्र देखा तो महाराष्ट्र का पड़ोसी देखा था कर्नाटक। तमिलनाडु हमने नहीं देखा था, इसकी जगह हमने एक तो आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना, तो 6 देखे थे। तो अब आपको मैं आंसर दिखा देता हूँ। तो आंसर ए सही है, तमिलनाडु। संविधान के अनुच्छेद 168(1) के तहत वर्तमान में देश के 6 राज्यों, आंध्र प्रदेश, देखिए मैं बिहार नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा तेलंगाना, क्योंकि मैंने बी कॉन्सेप्ट याद किया है, आपको बी कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है।
अगर मैं महाराष्ट्र देखते हैं तो अपन कर्नाटक देखेंगे, बिहार देखते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश देखेंगे। दुष्यंतनाथक, इसके लिए आपको याद करने का तरीका है कि जहाँ पे भी अगर आप कोई नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो वहाँ पे एक मैप बनाइए, मैप में थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिए। विधायिका विधानसभा द्वारा विधान परिषद अस्तित्व में है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 में बना था कि तहत संसद द्वारा तमिलनाडु में विधान परिषद की व्यवस्था की गई, परंतु इसके प्रभावी होने की तिथि को अधिसूचित नहीं किया गया, जैसे कि एमपी में किया गया। एमपी में तो 1956 की, बताओ, अभी तक नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। 6 में है, बिहार में है तो बिहार के संग यूपी आप जोड़ सकते हैं, महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के संग कर्नाटक तो है ही, राजस्थान में नहीं है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, तेलंगाना, ठीक है। जो भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं वो अच्छी तरीके से आपको याद कर ले। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुष्यंतनात्मक विधायिका नहीं? एमपी में नहीं है, आंसर तो हम दे सकते हैं ऐसे ही। कर्नाटक में है, कर्नाटक है तो मैं महाराष्ट्र लगाऊंगा। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, बिहार है तो बिहार में यूपी है, और आंध्र प्रदेश लूंगा तो फिर मैं तमिलनाडु नहीं छोड़ सकता, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो निम्नलिखित कूटों पर अपना उत्तर दीजिए। बिहार में है तो बिहार में ही है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, जब आप ऊपर से चलोगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 6 स्टेट है। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनी विधायिका थी? तो इसका कोई आंसर अपन नहीं दे सकते, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इसको। तो वर्ष 1956 में कुल 14 राज्यों में से 7 में उत्तर प्रदेश, जो कि वर्तमान में भी है, बिहार में, बॉम्बे महाराष्ट्र में वर्तमान में भी है, जैसे महाराष्ट्र कहते हैं। 1960 में बॉम्बे का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात 2 राष्ट्र बनाए गए थे, गुजरात, ठीक है। तमिलनाडु में 2010 से अब तक नहीं हो पाया, कर्नाटक में है, पंजाब में नहीं है। पहले पंजाब में थी, पश्चिम बंगाल में थी, अब नहीं है। पश्चिम बंगाल में 1969 में, पंजाब में 70 में, तमिलनाडु में 86 में विधान परिषद का एवोल्यूशन समाप्त कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश में 1958 में हुई थी, 2007 में पुनः परिषद का गठन किया गया था, 1985 में उत्साहित करी गई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश में भी प्रावधान है, बट तारीख नियत नहीं है, ठीक है। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कुल 6 राज्यों में दुष्यंतनी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य अब 2 संघर्ष शासित क्षेत्रों में, इसलिए वहां विधान परिषद समाप्त करी गई है, तो वहां विधान परिषद भी थी, ठीक है। तो टोटल 7 में थी, तो जम्मू कश्मीर यूटी बना दिए, इससे अब 6 में बची है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में क्या है? तो ध्यान उठाइए, विधानसभा की संरचना के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की एक तो न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो 40-400 नहीं, तो हमने देखा था कि 40 विधान परिषद में और 1/3, 60-500, ठीक है। अपवाद मिजोरम, गोवा, सिक्किम, तो गोवा और मिजोरम में 40-40 थी, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। अपवाद स्वरूप संसदीय विधियों के तहत वर्तमान में सिक्किम विधानसभा में 32, ठीक है, कितना? तो 32, देखिए झट गया, अरे बाप, सही है। तो 32, गोवा में 40, मिजोरम में 40, पुडुचेरी में 33 है, 30 निर्वाचित, 3 मनोनीत, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो वो सिक्किम है और इसमें 32 है। गोवा, मिजोरम और है, इसमें 40 है। ठीक है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि उत्तरांचल का विभाजन 2000 में हुआ था, आप भी पता हो आपको, कौन से स्टेट से अलग हुआ था जिसे हम उत्तराखंड कहते हैं? कमेंट करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अधिक सदस्यों मिलकर नहीं बनेगी, तो गलत है। जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे, सही है। 450 की जगह पे कितनी थी? 500 थी ना। कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को बनने के लिए, चुने जाने के लिए अहर्त यानी योग्य, देखिए लैंग्वेज टफ है बट हम सिंपल करना भी जानते हैं, योग्य नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। करेक्ट। हमने देखा था कि विधानसभा का किसी व्यक्ति को मेंबर बनना है तो कम से कम 25 वर्ष। तो अभी आप अगर 25 से कम के हैं तो और नौकरी नहीं लगी है तो टेंशन न ले, क्योंकि 25 से पहले तो विधायक भी नहीं बनता। ठीक है। तो अपने आप को विधायक समझें अभी कि हम आगे चल के विधायक बने। देखिए पॉलिटिक्स वाला छात्र तो आगे पॉलिटिक्स में जाने की सोचता है, जरूरी नहीं है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 170 के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष, तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी और सिंपल भाषा में समझ लिए, छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र। इंडिया है टोटल, तो टोटल इंडिया को छोटे छोटे में बांट दिया, छोटे छोटे। ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 500 से अधिक नहीं हो सकते, 60 से कम नहीं हो सकते। ठीक है। अनुच्छेद 173 के तहत राज्य विधानसभा के सदस्य के किसी स्थान को बनने के लिए और कोई व्यक्ति कम से कम 25 वर्ष हो उसकी आयु, तो वो योग्य है। तो अनुच्छेद 173 योग्यता की बात करता है। ठीक है। किसकी बात करता है? तो अनुच्छेद 173 योग्यता की बात करता है और अनुच्छेद 172 हमने देखा था कि अवधि की बात करता है सदन की। ठीक है। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 हो सकते हैं, न्यूनतम 60 हो सकते हैं। 3 अपवाद हैं, सिक्किम, गोवा और मिजोरम। सिक्किम 32, 40। देखिए बार बार मैं आपको इस वजह से लिखा रहा हूँ कि ना तो रटना पड़े और क्लास के बाद भी आपको न देखना पड़े। जब आपको लगे कि नहीं हम भूल गए सब, तो फिर आपको एक क्लास दोबारा देखनी है, उसके बाद फिर आप कभी भूल जाएं, ऐसा फिर हो नहीं सकता। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? देखिए एक चीज और मैं बता देता हूँ, यूट्यूब पर पढ़ाने वाले हजारों लोग, लाखों लोग हैं, बट मेरा विश्वास है कि आप वहीं पे पढ़िए जिसने उस चीज को अच्छे से देखा है और उसे समझा है। देखिए मैं अपनी नहीं बात कर रहा, कोई भी टीचर हो सकता है उसमें। देखिए मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि यूजीसी नेट के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या अपन को तैयार करना हो, कैसे तैयार करना हो, और कोई भी पॉलिटी का पेपर हो, एनी कोई भी पॉलिटी, यानी कि यूजीसी नेट, और कोई भी छात्र यहाँ पे किसी भी तैयारी कर रहा हो किसी भी चीज की, वो चपरासी से लेकर और आईएएस तक, यानी वनडे एग्जाम से लेकर, चपरासी शब्द गलती भी हो सकता है, वनडे एग्जाम, वनडे एग्जाम्स हम पुलिस को ध्यान रख सकते हैं, पुलिस से लेकर आईएएस तक कोई भी तैयारी कर रहा है वहां पे कहीं भी पॉलिटी आती है। तो मैं पॉलिटी को जानता हूँ अच्छी तरीके से, मैंने समझा है पॉलिटी को, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैंने कल भी बताया था आपको। तो अनुच्छेद 170 में है
राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान है। 178 में क्या है? तो 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है, ठीक है। इसके बाद जो 176 है वो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण की बात करता है, जो वर्ष के प्रारंभ में और जब नई विधानसभा का गठन होता है तब। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु भेद की गई है, तो विधानसभा के लिए 25, सरपंच के लिए 21 वर्ष, 18 साल मतदान की आयु। कोई आयु सीमा नहीं है, तो इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं कहाँ नहीं की गई है बता सकते हैं आप? तो न्यायाधीश के लिए कोई, देखिए विकल्प भी ऐसे नहीं बनाए जाते, सब चीज़ों को ध्यान रखकर विकल्प बनाए जाते हैं। न्यायाधीश के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा का प्रावधान नहीं किया है, अधिकतम सीमा दी गई, ठीक है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? तो आंग्ल भारतीय समुदाय। आपको पता होगा कि पहले विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय, अच्छा पहले सबसे आप ये समझ लीजिए कि आंग्ल भारतीय होता क्या है। तो आंग्ल भारतीय का मतलब है कि जो उसमें से, जैसे उसका आप माता पिता में से कोई एक व्यक्ति ब्रिटेन से या विदेशी हो, एक इंडिया का हो, तो उसे आंग्ल भारतीय कहते हैं अपन। ब्रिटेन का हो मतलब ब्रिटेन को ज़्यादा प्रेफर करके चलते, तो आंग्ल हम ब्रिटेन की बात करते थे उस समय, और इंडिया, और आंग्लो और भारतीय, वो दोनों की संतान हो तो वो आंग्ल भारतीय व्यक्ति कहलाएगा, ठीक है। भले वो भारत का हो सकता है, वो नागरिक भारत का ही होगा, ठीक है, क्योंकि भारतीय नागरिक कोई, तो आंग्ल भारतीय उसके माता पिता के आधार पर उसे ये दर्जा दिया जाता है। तो पहले प्रावधान था कब? जब अनुच्छेद 104वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, उससे पहले। तो इसमें से अब कोई नहीं है, ठीक है। तो हम इसके लिए पहले ये देखते हैं। प्रश्नकाल में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उससे उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था। कितना? 1, और लोकसभा में 2। यह प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत शुरू में 10 वर्ष के लिए किया गया था, बट समय के अनुसार इसकी अवधि बढ़ाती रही, और 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा इसकी अवधि हमने 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी और 2020 तक प्रावधान किया गया था। बट हमने 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में इस प्रावधान को आगे न बढ़ाने का निश्चय लिया और उसे निष्प्रभावी बना दिया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो 333 में विधानसभा में, 331 में कहाँ पे? तो 331 में लोकसभा में, 330 और जो 332 है वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये लोकसभा में बात करता है, राज्यसभा में SC और ST, ठीक है। जैसे आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप देखना आपके यहाँ पे एक सीट रिजर्व होगी, या जितनी भी मतलब आरक्षण कितना उस हिसाब से सीटें रिजर्व होंगी SC STों के लिए। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक संख्या है? तो उत्तर प्रदेश की है। हमने कितनी देखी थी? 403 देखी थी। अब आपको कमेंट करनी है महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश की और पश्चिम बंगाल की, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट आप अभी कमेंट करके बताइए कितनी है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, आपको पहले तो ये ध्यान रखना कि 403 उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है, ठीक है।
अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मेघालय में 60 है, मणिपुर में 60 है। तो अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में और मणिपुर में बराबर बराबर है। हिमाचल प्रदेश में 68 है। ठीक है, तो एक बार मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको। अरुणाचल प्रदेश में 60, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, हिमाचल प्रदेश में 68। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न लगभग पूछे ही जाते हैं, एक क्वेश्चन तो बनता ही है। गोवा में हमने देखा था कि 40 है, 40 हमने और कहाँ देखा था, मिजोरम में देखा था ना, है? ठीक है, उत्तराखंड में हमने देखा नहीं, लेकिन अब देख लेते हैं कि 70 है। मणिपुर में हमने क्या देखा था, 62 नहीं 60 है। उत्तर प्रदेश में 403 है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो मणिपुर में हमने देखा था कितनी है, तो 60 है, मणिपुर में 60। जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश के अपनी कोई विधायिका नहीं? तो देखिए, जम्मू कश्मीर से 2 यूटी बनाए गए, एक तो जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर की विधायिका है, पर लद्दाख में विधायिका बिना विधायिका की यूटी है। अब आप कमेंट करके बताइए कि बिना विधायिका के और कौन से जो यूटी हैं उनका नाम बताइए। मैं एक का नाम बता देता हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक आप बता दीजिए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया है, जिसमें से लद्दाख के पास अपनी कोई विधायिका नहीं है, जबकि जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है तो भारत का निर्वाचन आयोग। तो मैंने बताया था आपको कि केंद्र स्तर पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। राज्य स्तर पर गवर्नर का तो मनोनयन अपॉइंटमेंट होता है ना, तो ठीक है, गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल 2। ठीक है, संविधान का जो 324 अनुच्छेद है, उसके तहत राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। अब आपको कमेंट करना कि दिसंबर में किस राज्य के चुनाव होने वाले, हिंट में देता हूँ, वहाँ पे SIR चल रही है, आप बता दो। निम्नलिखित में से कौन राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निहरता अयोग्यता से संबंधित किसी प्रश्न का निश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो राज्यपाल करेगा और निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर अयोग्यता। तो अनुच्छेद 192 जब आप पढ़ेंगे तो उसके अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्यता की निहरता यानी योग्यता से संबंधित किसी प्रश्न का निश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता राज्यपाल है। कौन? तो राज्यपाल है। हालांकि इस मामले में वो निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करता है, किंतु यदि 10वीं अनुसूची, और मैं आपको बता दूं कि जो 10वीं अनुसूची है वो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून के आधार पर, एक सेकंड, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, उससे एक अनुसूची जोड़ी गई थी 10वीं। इसमें दल बदल के आधार पर प्रावधान किए गए थे ताकि किसी सदस्य की निहरता का प्रश्न उठे तो विधान परिषद के मामले में जो सभापति होता है, विधानसभा के मामले में अध्यक्ष का फैसला करते हैं और उनका फैसला अंतिम होता है। और 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो शुरू में फैसला अंतिम होता था, बट 1992 में कहा था कि न्यायिक समीक्षा के अंडर आता है जब अगर वो फैसला पक्षपाती हो तब, ठीक है, वैसे नहीं। विधान
सभा के सदस्यों की निरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो हमने देखा था कि राज्यपाल के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना होगा? तो वही मुख्यमंत्री को तो नहीं देगा, वो राज्यपाल को भी नहीं देगा, तो स्पीकर देगा वाइस स्पीकर को, और वाइस स्पीकर यानी उपाध्यक्ष को। ठीक है, उपाध्यक्ष देता है अध्यक्ष को। ऐसे चलता है। इसे कहते हैं चेक एंड बैलेंस, एक दूसरे को नियंत्रित करना। संविधान के अनुच्छेद 179 बी के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद नहीं होता, पद त्याग होता है। विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा। उपाध्यक्ष अपना पद अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब विधानसभा का, विधानसभा के अध्यक्ष यदि विधानसभा का की सदस्य नहीं रहता, यानी देखिए कितने टप लेंगे। सिंपल कह रहा है कि जो विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। समझिए क्या कह रहा है। अगर विधानसभा का जो अध्यक्ष है, अगर विधानसभा का सदस्य नहीं होता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। तो एकदम राइट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंपलसरी है कि जो अध्यक्ष है वो सदस्य होना चाहिए। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा, पर ये गलत है। जब तक दूसरी विधानसभा का गठन होता है तब तक वो बना रहता है। तो सही पूछ रहा है तो केवल एक सही है। ठीक है, दिए गए कथनों में कथन एक सही है जबकि कथन दो सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 179 के तहत खंड 1 के अनुसार विधानसभा का जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि विधानसभा यानी या तो वो अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष सदस्य नहीं होता है तो अपना उसे पद रहेगा, तो त्याग करना ही होगा। क्योंकि अनुच्छेद 179 के दूसरे परंतु के अनुसार जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले पुनः निर्वाचन विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद तक को रिक्त नहीं करेगा, उसके बाद कर देता है। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। तो ऑप्शन ए सही है। देखिए यहाँ पे विधानसभा के निर्वाचित अध्यक्ष हैं और राज्य है, तो इसे अपन नहीं देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये करंट से संबंधित है। अब आपको करना क्या है, तो आपको गोवा का देखना है, पंजाब का देखना है, मणिपुर का देखना है, उत्तराखंड का देखना है, उत्तर प्रदेश का देखना है, और कमेंट करके बताने आपको कि वर्तमान में कौन है। ठीक है, नए इनमें से भी हो सकते हैं और नए भी हो सकते हैं। निम्नांकित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष रहे हैं? तो रामकिशोर शुक्ल प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों पदों पर रहे हैं। जेएमपी की बात कर रहा है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रोटेम स्पीकर है वो कौन होता है। जब नई विधानसभा का गठन होता है तो जो सदस्य चुनकर आए हैं उन्हें शपथ दिलानी होती है। तो शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। इस प्रोटेम स्पीकर का मात्र इतना काम है कि जो नए सदस्य हैं उन्हें शपथ दिलाना होता है। प्रोटेम स्पीकर कौन बनेगा, तो मेनली जो सबसे वरिष्ठ सदस्य जो ज्यादा बार चुन चुका हो, जिसका अच्छा रिकॉर्ड हो, वो सब देखा जाता है उसमें, बट जरूरी नहीं है, सामान्यतः तो उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। वो सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है, ऐसी केंद्र में होता है, और वो सहायता करता है नए अध्यक्ष के निर्वाचन तक। जब नए अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है तो इसका पद अपने आप समाप्त हो जाता है।
बस, ठीक है, ये कार्य, कुछ कार्य नहीं। तो इसे आप भले मन देखिए। बस मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एमपी से जुड़े हैं तो राम किशोर शुक्ल मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष भी रहे और उपाध्यक्ष भी रहे। डेट कतई याद नहीं रख रही है आपको, न याद रख पाओगे। तीनों पदों पर रहे। अन्य विकल्प व्यक्तियों में जो काशी प्रसाद पांडे प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष, कुंजीलाल दुबे और तेजलाल टेहवरे केवल अध्यक्ष रहे, पद पर रहे। राज्य की विधानसभा के 17 का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, 17 का मतलब होता है कि मान के चलिए राज्यपाल ने बैठक बुलाई, यानी उसकी बैठक का वो कर दिया सदन की का, तो बैठक अब चल रही है, तो मान के चलिए जैसे पूरे वर्ष में 3 सेशन होते हैं सामान्यतः, तो इसके माध्यम से जो बैठक है वो समाप्त हो जाती है 17 के माध्यम से, ठीक है। सबसे पहले होता है कि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो विघटन कर देता है बिना डेट बताए हुए, और उसके बाद बैठक समाप्त हुई यानी विघटन, उसके कुछ दिन बाद जो राज्यपाल है वो सत्र अवसान कर देता है, तो सत्र का अवसान हो जाता है इसके माध्यम से। तो संविधान के अनुच्छेद 174(2) के तहत राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का देखिए आदेश राज्यपाल द्वारा और विघटन का आदेश लोकसभा स्पीकर के द्वारा समय समय पर दिया जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 174(2)(b) के अनुसार समय समय पर विधानसभा का विघटन कर सकेगा। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। तो वर्ष का प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल, जैसे हम बैठ सत्र भी बोलते हैं, जो फरवरी में स्टार्ट होता है लगभग, सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, यानी एक शुरुआत के में मैंने आपको बताया था कि संबोधन देता है वो, ठीक है। अभिभाषण क्या करता है? तो अभिभाषण करता है, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 176 में किया गया। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर वो लोकसभा के नियम का पालन करता है। ये भी पॉइंट सही है, क्योंकि जो लोकसभा के नियम जो अपर हाउस है तो उसे एक साक्ष्य के रूप में देखा जाता है, तो सही पूछ रहा है वो, तो 1 और 2 दोनों सही है। अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में, मतलब जब नई सभा गठित होती है तो उस समय शुरू में, और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण क्या करेगा? अभिभाषण और रूढ़िगत संबोधन करेगा। अनुच्छेद 208 के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल का कोई सदन, विधानसभा या फिर विधान परिषद अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। साथ ही अनुच्छेद 208 के अनुसार जब तक खंड 1 के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तक तस्थानीय प्रांत के विधानमंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम स्थायी आदेश प्रवर्त हैं उस राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी, यानी या तो वो खुद अपने नियम बना ले या जो पहले से चले आ रहे हैं उन्हें फॉलो कर ले। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 2 से 9 के तहत राज्य का विधानमंडल वित्तीय कार्य को समय से पूरा करने के उद्देश्य से किसी वित्तीय विषय से संबंधित सदन या सदनों की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन विधि द्वारा कर सकता है। साथ ही किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वो लोकसभा के नियम का पालन करता है, ठीक है। यानी अगर उसके पास कोई नियम नहीं है तो वो लोकसभा के नियमों का पालन करे। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम चुने। तो शुरुआत में सबसे पहले शपथ या प्रतिज्ञान होता है, यानी जब नए सदस्य आते हैं। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होता है, हमने देखा था कि अनुच्छेद 176
उसके बाद मंत्रियों का परिचय होता है और निधन संबंधी उल्लेख होता है। तो यही है कि कार्यवाही में प्रथम सत्र में पहले शपथ या प्रतिज्ञान, अभिभाषण, मंत्रियों का परिचय और फिर निधन संबंधी, यानी जो व्यक्ति का निधन हुआ है, जो प्रसिद्ध है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, जो उसके सदस्य रहे। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के निम्नलिखित नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, तो पॉइंट तो गलती। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, तो ये पॉइंट सही है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ। बट एक से सही क्या देना है हमको? अच्छा, विकल्प ढूंढने हैं। तो विकल्प देखिए, विकल्प है इसमें ए, सी और डी आंसर सही दे रहा है। तो हमने देखा ही है कि ये गलती है, क्योंकि विशेषाधिकार का प्रस्ताव नहीं, प्रश्न नहीं उठाया सकता। अध्यक्ष की इसमें सहमति आवश्यक है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत भी नहीं किया जा सकते। ठीक है। स्थगन का मतलब होता है कि जब सदन का संचालन या सदन चल रहा है तो उस समय मान के चलिए कोई अप्रत्याशित घटना हुई और कोई सदस्य सदन को आगाह करना चाह रहा है, तब वो स्थगन लाता है और उसके माध्यम से वो सदन को बता सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी, ए, सी और डी सही है। राजस्थान विधानसभा की, राजस्थान नहीं, हर एक विधानसभा की बात है कि प्रक्रिया कार्य संचालन नियमों के अध्याय 9 के तहत लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव संबंधी व्यवस्था वर्णित है। नियम 50 के अनुसार ऐसा प्रस्ताव करने के लिए अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। नियम 52(2)(6) के अनुसार ऐसे प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि जो विशेषाधिकार का जो प्रश्न है वो विशेषाधिकार प्रस्ताव के द्वारा ही उठा सकते हैं। नियम 52(3) के अनुसार ऐसा प्रस्ताव, एक सेकंड, हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा। साथ ही नियम 52(2) के अनुसार एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ए, सी और डी सही। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गढ़पूर्ति क्या होती है कि जब बैठक का गठन होता है तो उसमें कम से कम इतने मान के चलिए सदस्य होने चाहिए, 1/10 सदस्य होने चाहिए, तब उससे पहले संचालन नहीं हो सकता उसका। तो 10 सदस्य, या तो 10 सदस्य या फिर कुल सदस्य या का 10वां हिस्सा, जो भी है, देखो, या तो 10 सदस्य होने चाहिए या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा हो, तो उसका फिर संचालन शुरुआत हो जाती है। तो देखिए 21 में आर में पूछा है। तो संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कोरम गढ़पूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10 या 1/10 जो भी होगी। ठीक है। राज्य विधानसभा के प्रक्रिया या कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग प्राक्कलन समिति का नियंत्रण? तो गृह विभाग। तो सेम पूरा क्वेश्चन दिया नहीं है, सीधा आंसर देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार प्रश्नगत विभागों में से सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के जो प्राक्कलन समिति ए के नियंत्रणाधीन है, जबकि गृह विभाग के जो प्राक्कलन समिति बी के नियंत्रणाधीन। अब आप बताइए कि राज्य विधानसभा निम्न में से किन के निर्वाचन में भाग लेती है? और आपने आंसर देख लिया, तो ये आप टिप लेते हो और टिप मत बताइए। तो जो राज्य की विधानसभा है वो किन के निर्वाचन में भाग लेती है? तो भारत के राष्ट्रपति के में लेती है, तो लेती है।
विधानसभा लेती है लेकिन विधान परिषद नहीं लेती है। भारत के उपराष्ट्रपति के में लेती है, लेती है, अरे भांदू नहीं लेती, ठीक है, तो गलत है ये। अब मैं कह रहा हूँ वही मत कर देना, तो नहीं करती, क्योंकि जो करंट का वाला मुद्दा है और अभी राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है वो देख लेना उपराष्ट्रपति का, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों के नहीं लेती है, नहीं लेती है ना, अरे महाराज लेती है, ठीक है, लेती है, इसमें नहीं लेती है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के इसमें लेती है, बताओ, तो लेती है 1/3, देखा था ना हमने। लो अब आंसर देख लो आप भी, पहला तीसरा चौथा, ठीक है। तो राज्य विधानसभा भारत के राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 54 में दिया गया, राज्यसभा के सदस्यों अनुच्छेद 80(4) तथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों अनुच्छेद 171 3 घ के निर्वाचन में भाग लेती है। अनुच्छेद 66 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए संसद ने एक 1952 में एक्ट बनाया था, उसके अनुसार इनका निर्वाचन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है 50, और ये कह रहा है कि राज्य की संचित निधि का आकलन किया जाता है, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्य की जो संचित निधि का आकलन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है और किसी को अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? आकस्मिक निधि तो 3 तरीके की होती हैं, 1, 2 और 3। संचित निधि, आकस्मिक और लोकलेखा, ठीक है। तो किसी राज्य का विधानमंडल, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय रूप के स्वरूप की एक आकस्मिक निधि और 267(1) में संचय निधि, ठीक है, की स्थापना कर सकेगा, जो राज्य की आकस्मिक निधि के नाम से ज्ञात होगी। इसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी और अन्वेक्षित व्यय अनुच्छेद 205 या 206 के अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने की ऐसी निधि में से व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम धन हेतु राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए निधि राज्यपाल के व्ययनाधीन रखी जाएगी। और जो 268 है अनुच्छेद, उसमें लोकलेखा निधि, ठीक है, की बात करेगी। तो 3 तरीके से अनुच्छेद 2 है 267 और 267 1-2 में, एक में संचित निधि, दूसरे में आकस्मिक निधि, 267 में लोकलेखा निधि, ठीक है। एक केंद्र और राज्यों के लिए समान है अनुच्छेद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 162 है, उसके तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार संबंधी उपबंध करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधान बनाने की शक्ति होगी। अब जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। राज्य विधायिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों में विधायिका का गठन तो हमने देखा था कि 168, तो पहले का तीसरा, तो देखिए ऑप्शन तो हमें मिल गया। विधानसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तो 178, सदस्यों के वेतन भत्ते 195, वित्त विधेयक की परिभाषा 199। एक बार और देख लो। राज्यों में विधायिका का गठन 168,
विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष 178, सदस्यों के वेतन भत्ते 195, मनी बिल की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। तो अब आप क्वेश्चन बताइए कि धन विधेयक की का उल्लेख केंद्र में कौन से अनुच्छेद में किया गया। चलिए मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ कि मुझे पता है तुम नहीं कर पाओगे बिना ऑप्शन कर लेते हैं। तो प्रेस अच्छी है क्या? 109, 110, 111, 112, बताइए इनमें से कौन सा है, कमेंट करिए। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। तो मैंने आपको वहां पे भी बताया, यहाँ पे भी बता देता हूँ कि जो विधान परिषद हो चाहे वो राज्यसभा हो, धन विधेयक पर उनकी जो शक्ति है वो सीमित होती है, मात्र 14 दिन यानी 2 सप्ताह रोक सकते हैं। कितने माह तक पड़ा रह सकता है? 3 माह से अधिक नहीं। धन विधेयक के अतिरिक्त, अब जी क्या है, धन विधेयक के अतिरिक्त पूछ रहा है, तो धन विधेयक के अतिरिक्त जो सामान्य विधेयक है वो जो विधान परिषद है वो उसे 3 माह तक रोक सकती है। उसके बाद अगर विधान परिषद द्वारा भेजती है तो 1 माह रोक सकती है, यानी टोटल 4 महीने से रोक सकती है। धन विधेयक को 14 दिन। तो ठीक है, यहाँ पे जो अतिरिक्त पूछ रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन का प्रावधान है। अनुच्छेद 197(1)(b) के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधान परिषद ने प्रथम बार पारित कर दिया है, विधान परिषद के समक्ष रखे जाने की तारीख से 3 माह, द्वारा में 1 माह प्लस इक्वल टू 4 माह, इससे ज्यादा कभी नहीं रोक सकती। देखिए आ गया प्रश्न, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? 4 माह, 3+1। संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक यानी साधारण विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक, विधानसभा द्वारा पुनः पारित करने पर 1 माह तक, इस प्रकार टोटल 4 माह तक रोक सकती है। धन विधेयकों को विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है। ठीक है, राज्य में धन विधेयक का मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में, केवल लोकसभा में। तो अनुच्छेद 109 में केंद्र में धन विधेयक की प्रक्रिया है, 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। इसी तरीके से केवल विधानसभा और लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। तुलना करना हमारा उद्देश्य है, वो मैंने बता दिया आपको। तो तुलना मैंने आपको बता दिया कि कंपेरिजन करके हम पढ़ेंगे। तो राज्य में धन विधेयक मनी बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198 के तहत अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तापित नहीं किया जा सकता। मनी बिल होता क्या है? तो मनी बिल वो होता है जिसमें कोई कर से संबंधित प्रावधान हो, संचित निधि से धनराशि या तो निकालनी है या उस पर भारित करनी है। ठीक है, ये वाले प्रावधान होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने अच्छे तरीके से बताया केंद्र में धन विधेयक क्या होता है। यदि बजट विधानसभा में प्रस्तावित होने से पूर्व खुल जाए, मान के चलिए जो बजट बन रहे हैं तो वित्त मंत्री के अंडर में बजट बनता है और वो विधानसभा में प्रस्तुत नहीं, उससे पहले पता चल गया, तो फिर वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी होती है, उसकी कमी समझी जाती है। राज्य के बजट को तैयार करने का कार्य वित्त मंत्री और संबंधित मंत्रालय के अधिकारी करते हैं। मंत्री अपने पद पर नियुक्त होने से पूर्व पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है। जब मंत्री नियुक्त होता है तो गोपनीयता की शपथ लेता है। ठीक है, यदि बजट विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व खुल जाए तो गोपनीयता का उल्लंघन माना जाता है जी, के कारण वित्त मंत्री को व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए पद से त्यागपत्र दे देना होगा। भले पता चल रहा है लेकिन भाई ओपन मत करो, क्योंकि जो मंत्री का करीबी है उसे तो पता चल ही जाता होगा, चल जाता होगा ना, जरूर, लेकिन 100% नहीं कह सकते। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता बगैर राज्यपाल की
संस्तुति की। तो धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राज्यों में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती। संविधान के अनुच्छेद 207 के तहत अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड क शिक्षा मतलब कर वगैरह जो आदि प्रावधान है तक के प्रावधानों वाला कोई भी विधेयक अर्थात धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर राज्यपाल के की संस्तुति के पुनर्स्थापित नहीं किया सकता। देखो ये इसलिए किया गया कि भाई अगर तुम संचित नीति से अगर पैसा निकाल रहे तो ऐसा नहीं है कि वैसे निकाल लो। राज्यपाल को कम से कम पता तो होना चाहिए कि हमारी सरकार कहाँ से पैसा ले रही है, कितनी ले रही है। इस वजह से इसी तरीके से राष्ट्रपति को पता तो होना चाहिए। मतलब कुछ नहीं कर पाए लेकिन पता तो होगा, क्योंकि कल वो ये कहेगा कि मुझे पता ही नहीं था क्या करा है, तो जिम्मेदार तो रहेगा वो। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो हमने देखा था कि केंद्र में 75 होता है अनुच्छेद, तो यहाँ पे 164 होता है। 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, वहाँ पे 74 में। 165 में क्या है बताओ? 165 में मादकता है। 166 में क्या है? तो 166 में राज्य का कार्य संचालन, ठीक है। सरकार का जो कार्य संचालन है वो है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और जो अन्य मंत्री की नियुक्ति है वो अपनी सलाह से नहीं, मुख्यमंत्री कहेगा कि इस व्यक्ति को मंत्री बना, तो इस व्यक्ति को राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह पर बनाना होगा, ठीक है, बाध्य होता है वो, विवेकाधीन शक्ति नहीं है ये। किसी राज्य के 1 घंटे की बीड़ी हो चुकी है, इसमें 68 प्रश्न है, थोड़ा सा और रुकिए। तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 3 सही है, गलत है। तो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 164 अभी हमने देखा था। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। अरे भाई सामान्यतः नहीं, वही करते हैं। हाँ, सामान्यतः इस वैसे कि कभी कभी जब मुख्यमंत्री नहीं होता तो जो वित्त मंत्री है वो कर लेता है, और दूसरे जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो कर लेते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का कार्य प्रयोग करता है। तो देखिए समस्त मैंने आपको बता दिया है, जब कथन में समस्त केवल एकमात्र देता तो वो कथन गलत होता है, तो समस्त नहीं, क्योंकि उसके कुछ विवेकाधीन शक्ति हैं, जैसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए और जो विधेयक हैं उस पर अनुमति देने के लिए वो विवेकाधीन यानी उसके अपने विवेक का प्रयोग करता है, इस वजह से गलत है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं और बाध्य भी है, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से ये अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। स्पष्टतः राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों का प्रयोग मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर कर सकता है। राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हमने देखा था कि 91 अमेंडमेंट हुआ था और 2003 में। देखिए ध्यान रखिए, ध्यान रखना जरूरी है। तो 12 न्यूनतम पूछ रहा है, अधिकतम 15, तो 12 से 15 बीच के फ्लेक्चुअल हो सकती है। 12 से कम नहीं होनी चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में प्रबंध है। इसके अनुसार किसी राज्य की जो मंत्रिपरिषद में इसमें शामिल मुख्यमंत्री होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो मुख्यमंत्री शामिल है। मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। मुख्यमंत्री से संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 3 सही है। वो साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, तो गलत है ना, नियुक्त होता है। देखिए चयन अलग चीज है और नियुक्त अलग चीज है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्त होता है, हाँ जी सही है। वो विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये भी सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, सही है कि उससे बहुमत है कि नहीं है,
सब चीज़ देखी जाती है। तो संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अन्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अतः स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को औपचारिक नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। ठीक है, इसलिए विकल्प ए में जो कथन है वो सही नहीं है, अन्य सभी सही। थोड़ा सा और इंतजार करें, थोड़ा सा और अपना धैर्य बनाए रखें। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह। मैंने आपको बताया था कि 6 माह बन जाता है, ठीक है, नहीं त्यागपत्र देना ही होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 164(4) में प्रावधान है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अतः राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने 6 माह तक तो वो मंत्री रह सकता है। यदि वो 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता है, दोनों में से किसी का, ठीक है, या तो विधानसभा का या विधान परिषद का, किसी में से बन जाए तो भी चल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के योग्य है, सब देखिए पॉइंट समझिए, वगैरह क्या घुमा रहा है, तो मतदान के योग्य, तो मतदान तो 18 वर्ष की आयु होता है। किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब वो उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं। देखिए घुमा दिया, यहाँ तो सही है, बट भाई जो मतदान, अरे मतदान तो 18 वर्ष से उससे हो जाता है, तो गलत, उससे तो 25 वर्ष चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के लिए दोषी पाया गया हो और जैसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया हो, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरस्त हो जाता है, भले ही वो कारावास से मुक्त हो जाता है। तो ये पॉइंट गलत है, इसलिए न तो एक और न दो, कोई भी सही नहीं। बाप ने कितनी बड़ी व्याख्या दी है, आराम से देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के प्रावधानों के तहत और कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने पर भी 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, हमने देख लिया कई बार। साथ ही अनुच्छेद 173 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी राज्य विधानमंडल में किसी स्थान को भरने के लिए तभी योग्य है जब वो भारत का नागरिक हो। निर्वाचन आयोग द्वारा निमित्त इस प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए शपथ लो। तो तीसरी अनुसूची शपथ की बात करती है, दूसरी में वेतन है, पहली में संघ और राज्यों के बारे में उल्लेख है, चौथे में राज्य विधानसभा की सीटों का उल्लेख है। ठीक है, वो राज्य विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु का हो, तीसरी कंडीशन है। उसके पास ऐसी अन्य योग्यता भी होनी चाहिए जो उसे संसद द्वारा बनाई गई हो, उसके अधीन विहित हुई हो। संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, कोई व्यक्ति लोकसभा राज्य विधानसभा के निर्वाचन में मतदान कर सकता है, परंतु विधानमंडल का सदस्य होने के लिए 25-30 वर्ष है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की जो धारा 8 है आरपीए की एक्ट की, उसमें अपराधों के लिए कोई अगर व्यक्ति दोष सिद्ध पर निहरता यानी योग्यता का वर्णन है। धारा 8 के अंतर्गत दिए गए विशिष्ट अपराधों के लिए जुर्माना या कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्धि की तिथि से अयोग्य होगा। उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निहरित बनेगा। तो कितना? 6 वर्ष। 8(3) के अनुसार सिद्ध दोष अपराध न्यूनतम अगर 2 वर्ष के कारावास अगर हो जाता है तो दोष सिद्धि की तिथि से निवर्तित होगा और 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक अयोग्य रहेगा। इसके तहत अस्थायी तौर पर निरस्त, मतलब अस्थायी तौर पर अयोग्य नहीं हो सकता, मतलब 6 साल के लिए रहेगा, कर न्यूनतम उसे 2 वर्ष का सजा होती है। तो राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते का निर्धारण राज्य विधानसभा द्वारा करेगी। तो राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी जो मिनिस्टर है वो राज्यपाल को संसूचित करेगा, सही है। ऐसी राष्ट्रपति को
पीएम करता है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करेगा। ठीक है, ये भी सही है। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य बता रहा है, तो ये कर्तव्य नहीं है। मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय यानी उस पर विचार कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल चाहेगा, राज्यपाल अगर अपेक्षा करता है तो वो परिषद के समक्ष रखेगा। तो तीन संविधान के मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है, और कर्तव्य 167 में दिए गए, अनुच्छेद 78 में पीएम के कर्तव्य है। इसी तरीके से सेम, बस मुख्यमंत्री की जगह पे वहां पे राष्ट्रपति पीएम हो जाता है। क्या कर्तव्य हुआ कि वो राज्य के कार्यों का, इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ है, तो मैं सिंपल कर देता हूँ। राज्यों के जो कार्य है उसके जो प्रशासन से संबंधित जो विषय है, अब विधान से संबंधित जो विषय है, उसकी जो प्रतिस्थापना से संबंधित जो मंत्रिपरिषद के सभी जो निश्चय हैं, यानी उसे राज्यपाल को सूचित जानकारी देगा। जरूरी नहीं है यही लैंग्वेज आप ध्यान रखो। राज्यपाल के कार्यों, राज्य के जो कार्यों के जो प्रशासन संबंधी या विधान विषय से संबंधित जो जानकारी है वो राज्यपाल मांगे तो वो देगा। इसी प्रकार मान के चलिए कोई ऐसा विषय है जिस पर किसी मंत्री ने विचार कर लिया है पर पूरी मंत्री ने विचार नहीं किया है, तो फिर उसे वो राज्यपाल अगर चाहता है तो उसे उसके सामने रखवाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेना संविधान कर्तव्य नहीं है, प्रशासनिक कर्तव्य है। एक घंटे से ज्यादा की वीडियो हो गई, इसमें 78 प्रश्न है, तो देख लेते हैं अब कल के लिए क्या छोड़े। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो 167, 164 में नियुक्ति वगैरह है। ठीक है, 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है, यानी मंत्रियों के द्वारा राज्यपाल को क्या सलाह दी गई तो इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा न्यायालय। भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। ठीक है, ये भी सही है, तो दोनों कथन सही है। स्पष्टीकरण, तो भारतीय संविधान में राज्यों के जो मंत्री हैं उनके लिए विधिक उत्तरदायित्व की प्रणाली के लिए कोई प्रावधान नहीं है। विधिक जे यूके में चलती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के खंड 3 में उपबंधित है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कौन सी सलाह दी और क्या दी, अगर दी तो क्या दी। न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद को राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, तो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति। ठीक है, जबकि 164 के तहत मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपने पद से भी हटाए जा सकते हैं। मंत्री राज्यपाल द्वारा अपने पद से हटाए भी जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि होती है तो 5 वर्षीय होती थी, अब 2019 में यूटी बना दी है तो अब भी 5 वर्ष है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी? तो सबसे पहले तो आप बताइए कि भारत की सबसे पहली जो राज्यपाल है वो मैंने बताया था आपको राज्यपाल वाले में कौन थी और किस स्टेट थी। चलिए स्टेट में बता देता हूँ, यूपी से थी। सरोजिनी नायडू थी या फिर सुचेता कृपलानी थी, आप बताइए। तो उत्तर प्रदेश। तो देखिए सुचेता कृपलानी, अब आपको पता चलेगा सुचेता कृपलानी भारत के किसी राज्य की या किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। 1963 में यूपी की चौथी मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन के नेता नहीं थे? तो ये एमपी का क्वेश्चन है। गोविंद नारायण उस समय सदन के नेता नहीं थे। देखिए, जब एक सदन का नेता होता है वो पीएम भी हो सकता है, स्टेट में सीएम भी हो सकता है, अन्य किसी भी व्यक्ति को बना सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में प्रश्नगत मुख्यमंत्रियों में से गोविंद नारायण सिंह
जो 67 से 69 तक मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता न रहते हुए मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। इस अवधि में जो विजयाराजे सिंधिया सदन की नेता रहे थे। राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, एक दो प्रश्न और हैं, थोड़ी बड़ी वीडियो होगी। पहले प्रमुख शक्ति है तो सचिवालय कार्यों सिद्धांतों का निर्माण करता है सचिवालय। तो जो राज्य का सचिवालय है वो राज्य प्रशासन का शीर्ष स्तर होता है, जिस पर शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों के निर्माण का उत्तरदायित्व होता है या दायित्व होता है। अब मुख्य रूप से राज्य सरकार के नीति निर्माण और उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो पॉइंट सही है, बट सीएम की सिफारिश पर। ठीक है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, ऐसा नहीं है, वो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः नियुक्ति प्रशासनिक पदों पर कार्य के विशद अनुभव, प्रशासनिक प्रतिष्ठा, प्रियता के आधार पर। कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है उसका। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी शक्तियां किसके माध्यम से भेजी जाती है, तो वो मुख्य सचिव है, जो प्रशासनिक प्रमुख होता है। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी जो शक्तियां हैं यानी फाइल्स हैं, मुख्य सचिव के माध्यम से ही भेजी जानी आवश्यक है, क्योंकि आपको जानते हो कि एक हायरार्की चलती है प्रशासन में। अगर कोई नीचे से भेजना है तो आप डायरेक्ट नहीं भेज सकते, यहाँ 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 ऐसे जाती है, तभी टाइम लगता है इसमें। वह मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले कार्यों का प्रभारी होता है। इसके अतिरिक्त वह सामान्य प्रशासन विभाग में शासन का सचिव है तथा शासन के समस्त सचिवों का भी प्रमुख है। ठीक है, तो उसका कंट्रोल होता है पूरी प्रशासनिक मशीनरी पर, राज्य की पर। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे दिए गए प्रदेशों में किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? बिहार की नहीं की गई थी, मध्य प्रदेश की गई थी, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। देखिए क्या हुआ था कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में घटना हो गई थी के पश्चात भाजपा शासित उत्तर प्रदेश ये भाजपा के कंट्रोल में थी, मध्य प्रदेश यानी शासन भाजपा का था, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों की विधानसभा भंग कर दी गई थी, जबकि बिहार की विधानसभा नहीं की गई थी। बिहार में 1980 के बाद 1995 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? आंध्र प्रदेश। तो 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा मुसलमानों के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण लागू किया गया था, जिस पर न्यायालय ने रोक लगा दी थी। 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार ने आरक्षण को 4% करते हुए पुनः आरक्षण लागू किया था ताकि 50% की सीमा में रहे, फिर भी न्यायालय ने खारिज कर दिया। फिर मार्च 2010 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय देते हुए स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब यह मामला संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। 2017 में तेलंगाना राज्य की विधायिका द्वारा मुसलमानों के लिए आरक्षण को 4 से बढ़ाकर 12% हेतु विधेयक, जो अभी लागू नहीं हुआ है, अभी हो गया होगा करंट में। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू हुआ? तो गोवा एकमात्र था, ध्यान रखना। अब उत्तराखंड में भी लागू हो गया है, करंट अपडेट है। गोवा वर्तमान में एकमात्र राज्य था जहां सामान्य सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद जो 44 में प्रावधान है इसका। वस्तुतः यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है, यानी पुर्तगाल के समय से वो लो जब पुर्तगीज थे तब से चला रहा है। तो ये हमारा चैप्टर एंड हो गया। कल हम उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित पढ़ेंगे। तो आज के लिए थोड़ा सा मैं लास्ट में मैंने जल्दी भी कर दिया होगा, बट
1 घंटे से ज़्यादा हुई तो फिर बोरिंग सी फील हो जाती है। लेकिन मैं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको थोड़ी सी बोरिंग हुई होगी, पर कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, कभी कभी चलता भी है। तो आज हम यही होल्ड करते हैं। एक बार फिर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, उन चैनलों को भी जाके सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। हमारा जो राम प्रसाद IAS चैनल है, UGC नेट, वहाँ पे IAS के लिए, और हमने एक न्यूज एनालिसिस वाला चैनल भी बना दिया, उस पर भी एक वीडियो डली है। मैं भी आगे कंटिन्यू करूँगा उसे, थोड़ा सा भी टाइमिंग की कमी की वजह से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम यही होल्ड करते हैं। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो हो गई है। धन्यवाद।